हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस लेंगे जिनकी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, इसके लिए भूलना नहीं है, सबसे पहले जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो देखने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। राइट, ओके। क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में अटैच्ड है। पहले क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद हम उसको सोल्यूशन चेक करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। ठीक है। On 31st March 2019, they decided to dissolve their partnership firm and relevant assets and liabilities have been transferred to realization account. I'm sure जब आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कंसेप्चुअल पॉइंट्स डाले हैं, हर चैप्टर में हमने एक काम करा है व्यूअर्स, पहले हम वीडियो डालते हैं जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की वीडियो डालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पहले उनको देखना है, उसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ये बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में करना क्या होता है। सबसे पहले सारी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को आपने क्लोज करना है रियलाइजेशन में ले जाकर। तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड रेलेवेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उनको हम ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो क्या है? नंबर 1, फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय बी फॉर ₹19,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट ले ली ए ने, बी ने, बी पार्टनर है ना, 19,000 में ले ली। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹21,000, यानी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 21,000 है। हमारे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट 21,000 की थी, हमने उसको बेचा कितने में? 19,000 में। ठीक है, 21,000 तो आप ऑलरेडी रियलाइजेशन में ले जा चुकी हो ना, अब तो 19,000 की बिकी है, हमें तो उससे मतलब है। तो हम क्या कहेंगे? बिकी है तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसे आ गए। एंट्री क्या बन गई? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 19,000। राइट, हम 19,000 रुपीज में बिकी है। हमें केवल अब मतलब ये है कि एसेट्स बेचकर कितने पैसे आए हैं या लायबिलिटीज की पेमेंट देकर कितने पैसे गए हैं, बस उसकी एंट्री करनी है। और इन्वेस्टमेंट बेचिए, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं लिखोगे व्यूअर्स, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका अकाउंट क्लोज कर चुके हो। ठीक है, कम टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन। क्या है सेकेंड ट्रांजैक्शन? ए क्रेडिटर ऑफ ₹4 लाख एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ ₹5,50,000। ठीक है, एक क्रेडिटर था, उसको हमने कितने पैसे देने थे? 4 लाख रुपीस देने थे। एक्सेप्टेड मशीनरी ऑफ ₹5,50,000। उसने कहा लो मुझे मशीनरी दे दो। वो मशीनरी कितने की है? 5,50,000 की है। तो क्या पूरा हिसाब हो गया? नहीं, आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एंड पेड टू द फर्म ₹1,30,000 इन फुल सेटलमेंट। 4 लाख हमने उसको देने थे, उसने हमसे 5.5 लाख रुपए की मशीनरी ले ली और बदले में फर्म को उसने कितने दिए? 1,30,000 दिए। आपको याद होगा हमने अपने जो कंसेप्चुअल वीडियो है उसमें ये बताया था कि अगर कोई लायबिलिटी कोई एसेट को ले ले, उसकी एंट्री नहीं करते हैं अगर कैश की मूवमेंट नहीं हो रही है। पर इस क्वेश्चन में वो जो 5.5 लाख की मशीनरी ली है ना उसने, उसमें से हमको 1,30,000 दे रहा है इन फुल सेटलमेंट, यानी फर्म को पैसे मिले। कितने पैसे मिले? 1,30,000। तो हमारी सेकेंड एंट्री में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, या आप कैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पे पैसे हमको मिले हैं? उसने हमको दिए हैं 1,30,000। और अब क्रेडिटर्स जो 4 लाख है उनका क्या करना है, और जो 5.5 लाख की मशीनरी गई उसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल जितनी कैश की मूवमेंट हुई है इस ट्रांजैक्शन में आपने उसको ही मेंशन करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए थर्ड पॉइंट।
ए पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹9,000 एंड रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 10,000। मतलब प्लांट एंड मशीनरी कुछ हमारे होंगे ना, मे बी 2-3 थे, एक को हमने बेचा 9,000 में, एक को बेचा 10 में, तो कुल मिलाकर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने में बिकी है? 19,000 में। हम तो उसी की एंट्री करेंगे। तो थर्ड ट्रांजैक्शन हो गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 19,000। 9 एक के मिले और 10 एक से मिले, तो हमें तो ये मतलब है टोटल कितने मिले? बस 19,000 मिले। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, एक बारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती हैं तो आप उनको चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए या जर्नल कीजिए, उनका नाम कहीं अब नहीं आता। अब तो बस पैसा कितना आ रहा है एसेट्स बेचकर या लाइबिलिटीज में पैसा कितना जा रहा है, बस वो लिखना है, उनके नाम नहीं लिखने। आप ऑलरेडी उनके अकाउंट क्लोज कर चुके हैं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कम टू द फोर्थ पॉइंट। 50% of the inventory was taken over by B on cash payment. It's very very important. On cash payment. B एक पार्टनर है। ठीक है, अगर आपको याद हो जब हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की थी उसमें हमने कहा था, अच्छा आई एम सो सॉरी व्यूअर्स, इसमें बी ने ली थी ना, बी ने ली थी तो बी से हमें पैसे कटेंगे, तो बीज कैपिटल अकाउंट आएगा। आई एम सॉरी, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा क्योंकि हमने पार्टनर ने लिए हैं। इसमें क्या है, इसमें वो जो इन्वेंट्री ले रहा है 50% इन्वेंट्री ले रहा है ना ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1,20,000, मतलब वो एक तरीके से हाथों हाथ पैसे दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि क्या नाम है कि मेरे पैसों में से काटना। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसका कैपिटल अकाउंट आता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है ऑन कैश पेमेंट, मतलब उसने पैसे हमको साथ साथ दे दिए, 1,20,000 दे दिए। एंड रिमेनिंग इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर ₹95,000। टोटल इन्वेंट्री जो बुक्स में है वो है 2,10,000 की। इस बात को जरा एक बार ध्यान से देखिए, 2,10,000 की इन्वेंट्री है, इसमें से आधी का मतलब है 1,05,000 वाली वो ले ली बी ने, कितने में? 1,20,000 में ले ली, और लिखा हुआ है ऑन कैश पेमेंट, मतलब उसने हमें हाथों हाथ पैसे दे दिए। तो अगर उसने हाथों हाथ पैसे दे दिए तो फर्म के पास तो पैसे आ गए, कैश पेमेंट है तो अब चाहे तो कैश भी लिख सकते हो, है ना, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, और बाकी की हमने मार्केट में बेच दी, बाकी की कितने की बची थी? 1,05,000 वाली जो बची थी ना, हमने उसको 95,000 में बेच दिया। तो हमें तो ये मतलब है टोटल कितना पैसा आया, 1,20,000 ये आया, 95 ये आया, तो कुल मिलाकर कितना आया? कुल मिलाकर आ गया 2,15,000, है ना, दोनों का। तो हम तो इसी की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। अगर वो कहते हैं कि भाई चाहे पैसे बैंक के थ्रू आए हैं तो बैंक लिखो, अगर कैश लिखा है तो कैश लिखो, कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो हमें कितना मिला है? 2,15,000। ठीक है, ओके, आई एम श्योर आपने नोटिस कर लिया होगा, हमने ऊपर सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया था कैश, हमको पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के पैसों में से काटने। ठीक है, 4 ट्रांजैक्शन हमारी हो गई। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? ए पार्ट ऑफ प्लांट, ये सब ट्रांजैक्शन एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इनको ये मत कहना कि पार्ट एंड प्लांट मशीनरी आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी, ये क्या लिखा? फर्नीचर। ए पार्ट ऑफ फर्नीचर was sold for ₹23,000. अच्छा, okay, being 15% more than its book value. Remaining furniture was sold at 10% less than its book's value. Total book value of furniture is rupees, how much it is written? 26,000. जरा ध्यान से देखिएगा हम क्या बात कह रहे हैं, इसकी आपको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। फर्नीचर कितने का है बुक्स में? फर्नीचर बुक्स में है 26,000 का। ठीक है, अच्छा जी,
क्या लिखा हुआ है? ए पार्ट ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹23,000 बीइंग 15% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। वो जो 23,000 में पैसा मिला ना, वो जो 23,000 मिला वो 15% ज्यादा मिला। मतलब क्या हुआ? ये 115% है ना, ये 115% है। तो हम क्या करें, हम जरा इसकी कॉस्ट प्राइस पता करें। 23,000 जो है वो है 115%। कैसे हम कह रहे हैं 115% है? क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है बीइंग 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। ये जो 23,000 रुपए हमको मिले हैं ना, ये बुक वैल्यू से 15% ज्यादा मिले हैं, यानी ये 115% है। अगर ये 115% है तो 100% कितना हुआ, ये हम पता करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते तो कितना आएगा? ये हो गया 200, यानी कि 20,000। अब मैं इसको ये हम बोल सकते हैं कि 20,000 वाला फर्नीचर जो है वो बिका 23,000 में। रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड। अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 6,000 का। वॉज सोल्ड एट 10% लेस देन इट्स बुक्स वैल्यू। 10% कम में बिका। 6,000 का 10% कितना हुआ? 600, यानी कि कितने में बिका? 5,400 में बिका। तो टोटल फॉर्म को कितने पैसे मिले? 23,000 तो ये मिले, 5,400 ये मिले, 23 + 5 28,400 पैसे मिले। तो यानी हमने फिर कह दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 28,400। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। 23,000 में बेचा था, ये 15% ज्यादा था, तो 115% हुआ, तो 100% कितना हुआ? इससे मैंने पता कर ली वैल्यू, बुक वैल्यू। मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि वो कहते हैं जो रिमेनिंग वाला है ना, वो अपनी बुक वैल्यू से 10% कम में बिका है। तो रिमेनिंग पता करने के लिए 26 का टोटल है, 20 वाला तो बिका 23 में, और 6 वाला बिका 10% कम में। ठीक है, तो टोटल पैसे मिले यहाँ पर 23,000 + 5,400, कुल मिलाकर हमें कितने मिले? 28,400। ठीक है, हमने ये बात कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹45,000 वर गिवन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹35,000 इन फुल सेटलमेंट। ओके, चलिए इसके भी हिसाब लगाते हैं। क्या कहा है? नंबर 6 पर चलते हैं। ओके, व्हाट डज द क्वेश्चन से? Creditors of ₹45,000 were given unrecorded asset of ₹35,000 in full settlement। जो 45,000 के क्रेडिटर्स थे ना, उनको हमने 35,000 वाली कोई अनरिकॉर्डेड एसेट कोई पड़ी हुई थी वो दे दी और फुल सेटलमेंट कर दी। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उनको कह दिया कि ठीक है तुमको और कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या है? रिमेन कौन सा था? 6। अदर क्रेडिटर्स गेव डिस्काउंट ऑफ ₹200। बाकी के क्रेडिटर्स ने 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। पर हमें पता होना चाहिए ना कि क्रेडिटर्स हैं कितने के। बुक वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज ₹1 लाख। 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं हमारे। ठीक है, 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। इसमें से 45,000 वालों को तो आपने एक एसेट पकड़ा दिए, खत्म हो गया हिसाब। ठीक है, गेन लॉस से अपने आप कुछ नहीं करना आपने कि इसमें लॉस हुआ कुछ हुआ, वो ऑटोमेटिकली जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। राइट, अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने के बच गए? रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए 55,000 के, है ना। उन्होंने हमको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने उनको 200 रुपए कम दिए। तो आप देखो ना कितना कैश आपने दिया। आपने दिया 55,000 में से 200 रुपए कम, यानी 54,800 हमने पैसे दिए। इसकी कोई एंट्री नहीं। जब कोई लाइबिलिटी कोई एसेट ले लेती है उसकी कोई एंट्री नहीं करते, बस जिनको पैसे दिए वो लिख लो। क्या एंट्री बन गई? हमने पैसे दिए तो बैंक हमारा क्रेडिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
कैश या बैंक जो भी लिख दो, कैश अकाउंट 54,800। ठीक है, दीज आर वेरी गुड ट्रांजैक्शंस। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन देखिए और फिर एंट्रीज देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जनरल रिजर्व ₹5,000 अपियरिंग इन द बुक्स। 5,000 रुपये का जनरल रिजर्व बुक्स में है। बुक्स में है तो क्या करना है, बुक्स में है तो हमने क्या करना है, उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि ये तो फ्री रिजर्व है तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, 7 नंबर पे इसकी एंट्री हो गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जैसे कि बाकी चैप्टर्स में भी हमने करा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में भी, ये तो फ्री रिजर्व है, पार्टनर्स में बांट दो। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है, ए और बी है। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी, 3:2। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना का जनरल रिजर्व है, 5,000 का। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, यानी 3,000 एंड 2,000। ठीक है, तो व्यूअर्स मेरा ख्याल है ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जर्नल एंट्रीज का ही, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज को और देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए उसको करते हैं, इसको हम करते हैं रब और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको देखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, एक बार में ना समझ आए तो दूसरी बार में देखिए, पॉज कर करके, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, उसके बाद करिएगा, यू वुड रियली लव इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या क्वेश्चन है, अमृत एंड प्रीत वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। अमृत एंड प्रीत, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनकी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। चलिए, on 31st March 2019 their firm was dissolved. On that date, on the date of dissolution, their balance sheet showed stock of ₹2 लाख। इसको हम ना वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कि क्या क्या बता रखा है। स्टॉक बता रखा है 2 लाख रुपीस का, ठीक है, और क्रेडिटर्स बता रखे हैं 1,20,000 रुपीस के। ये बैलेंस शीट में है, तो भाई जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये दोनों रियलाइजेशन में चले गए होंगे, ये रियलाइजेशन में डेबिट हो गया होगा, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गए होंगे। ठीक है ना, चलिए तो क्या आगे क्या क्वेश्चन कहता है, आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। क्या हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शंस हुई क्या है, देखिए, नंबर 1, 40% of the total stock was taken over by Amrit at 10% less than its book value। हम क्या करते हैं, हम इस स्टॉक के हिस्से करते जाएंगे ताकि हमें ना याद रहे, क्योंकि हमें अमाउंट और पार्ट्स पता होना चाहिए। 40% ऑफ द टोटल स्टॉक, ठीक है, was taken over by अमृत, अमृत ने ले लिया, अमृत एक पार्टनर है। 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू, इसका 40% कैलकुलेट करिए, कितना आया, 80,000 आया। उसने 10% कम में लिया, 10% कम का क्या मतलब है, 8,000 कम में लिया, तो कितने में लिया, 72,000 में लिया। पार्टनर ने लिया ना, तो पार्टनर की कैपिटल से पैसे कट जाएंगे। क्या जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री बन गई अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, जब आपने ट्रांसफर करा था तब रियलाइजेशन को डेबिट करा था, अब सेल हो रही है तो अब क्रेडिट हो गया। ठीक है, कितने में फर्म कितने पैसे अमृत की कैपिटल से काटेगी, 72,000 काटेगी। ठीक है, आगे 20% ऑफ द टोटल स्टॉक, ओके, 20% of the total stock was taken over by creditor of ₹50,000 in full settlement of his account। 20% जो था स्टॉक, इसका 20% कैलकुलेट करिए, कितना आया,
40,000। इधर से क्रेडिटर्स का भी हिसाब लगाते जाते हैं ताकि हमें इजी रहे। एक क्रेडिटर ने, वो क्रेडिटर कितने का था, 50,000 का। एक क्रेडिटर ने ये स्टॉक ले लिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमने उसको ना कुछ दिया ना उससे लिया, कैश की कोई मूवमेंट नहीं हुई। जब कोई लाइबिलिटी किसी एसेट को ले लेती है और कैश की मूवमेंट नहीं होती है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी है, यानी सेकंड में क्या आएगा, नो एंट्री, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हो गया। बट याद रखना 40,000 का स्टॉक खत्म हो गया, 50,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड, द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5,000। रिमेनिंग पता करो ना कितने के हो गए, रिमेनिंग रह गए 70,000 के। वर पेड, हमने इनको पैसे दे दिए, कितने दे दिए, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5,000। इन्होंने हमको 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने इनको कितने रुपए दिए, हमने इनको दिए 65,000। ठीक है, लाइबिलिटीज की पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में आती हैं। एंट्री क्या बन गई भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिख लो, कितना, 65,000। ठीक है, आगे, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर कैश फॉर ₹90,000। वैसे रिमेनिंग बचा कितना देखे जरा, 80 और 40, 1,20,000, इसका मतलब बाकी बचा 80,000। इसको हमने बेचा कितने में, इसको हमने बेचा 90 में। हाँ, इसको हमने बेचा 90 में, तो 90 में बेचा तो 90 में बेचने की एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी, पैसे अब की बार आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने मिले पैसे, 90,000, तो 90,000 लिख दिया आपने। ठीक है, आगे नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजैक्शन है पार्टनर का लोन। ए का लोन है, क्वेश्चन कहता है एज लोन वॉज पेड ऑफ। ए के लोन के पैसे दे दिए। ए का लोन कितने का है, 10,000 का, पैसे दे दिए। तो क्या करना है, ए पार्टनर है ना, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए दे दिए, 10,000। ठीक है, आई मीन ए माने अमृत, अमृत का दे दिए हमने 10,000 रुपए दे दिए। अच्छा, एक और है पार्टनर के लोन की, प्रीत। प्रीत का लोन बुक्स में शो कर रहा है 20,000 रुपीज का। क्वेश्चन कहता है प्रीत इज रेडी टू एक्सेप्ट ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। वो 20,000 की जगह 18,000 लेने को तैयार है। देखो, एक को 10,000 देने थे, पूरे 10 दिए, हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करा। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं आता, लेकिन जब आप उसकी पेमेंट करते समय कोई गेन या लॉस होता है उसको रियलाइजेशन में लिखना है। 20,000 का प्रीत का लोन है, हम उसको 18 दे रहे हैं, तो 2,000 रुपये का गेन हो गया ना। अब क्या एंट्री बन गई, अब एंट्री बन गई प्रीत लोन अकाउंट डेबिट, कितने देने हैं आपने उसको, 20,000 देने हैं। हम दे कितना रहे हैं, हम दे रहे हैं 18,000। 2,000 का गेन हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट। रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, गेन है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। 2,000 रुपये हमने उसको कम दिए, तो रियलाइजेशन 2,000 से हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की पेमेंट, उनका हिसाब कैसे करते हैं, पार्टनर के लोन का हिसाब कैसे करते हैं, ये हमने सीखा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेंसेस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को देखते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस पहले PDF में जो भेजे हुए हैं उनको पहले देखना है, फिर इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है,
और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लेकर आएंगे। दर्शकों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।